हाय स्टूडेंट्स, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, हम लोग अपने टारगेट बीसीसी लेटरल एंट्री 2023 के इस स्पेशल बैच में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को पढ़ रहे हैं। वेक्टर यूनिट 2 को हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने ये समझा कि वेक्टर क्या होता है। हम लोगों ने देखा कि कैसे हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये वेक्टर अलग अलग टाइप का जो होता है वो किन किन टाइप का होता है और उन टाइप का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो वेक्टर हम लोगों ने देख लिया क्या होता है। वेक्टर क्या है? जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, साथ में डायरेक्शन भी होता है। वेक्टर एक क्वांटिटी है, ये हमेशा याद रखना है। वेक्टर हम फोर्स को बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन हो सकता है ना, मोमेंट हो सकता है। तो हम जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे, फोर्स पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, वहां पे वेक्टर के कॉन्सेप्ट का यूज होने वाला है, जैसा मैं आपको हर वीडियो में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हमें वेक्टर के कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझना है, इसीलिए हमें पहले पढ़ना है वेक्टर, ताकि हम वेक्टर के कॉन्सेप्ट को समझ लें और उसको फिर अपने अगले यूनिट में अप्लाई करें। तो वेक्टर कई तरह के होते हैं, जैसा मैंने आपको बोला था, लाइक फिक्स्ड वेक्टर होता है, फ्री वेक्टर होता है, नेगेटिव वेक्टर होता है, जीरो वेक्टर होता है, नल, बहुत सारे वेक्टर है। एक एक करके बारी बारी से समझते हुए आराम से हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट फिक्स्ड वेक्टर के बारे में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फिक्स्ड वेक्टर। ये जो नोट्स है रंग बिरंगा, इसका पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस नोट्स को। तो नोट्स बनाने की आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है क्या, फिक्स्ड मतलब वैसा वेक्टर जो कि फिक्स हो। तो फिक्स वेक्टर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि ऐसा वेक्टर जिसको अगर हम किसी पॉइंट पे लगा दिए तो लगा दिए, हम उसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। एकदम सिंपल सा डेफिनेशन। फिक्स्ड वेक्टर का मतलब वैसा वेक्टर जिसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को चेंज नहीं किया जा सके। मतलब करने का तो आप कर ही सकते हैं, आपका मन है आप वेक्टर को उठा के यहां से वहां रख दीजिएगा, तो हम रोक थोड़ी लेंगे। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा कि जो हमारे प्रॉब्लम का कंडीशन था, जो हमारा क्वेश्चन गिवन था, जो हमारा प्रॉब्लम था, वो उसको अफेक्ट करेगा। मतलब बिना मेरे कंडीशन को अफेक्ट किए हम फिक्स्ड वेक्टर के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को चेंज नहीं कर सकते। तो फिक्स्ड वेक्टर समझ में आया क्या होता है। फिक्स्ड वेक्टर का मतलब है वैसा वेक्टर जिसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को बिना कंडीशन, बिना प्रॉब्लम के कंडीशन को चेंज किए हम नहीं हटा सकते, हम मूव नहीं कर सकते। सिंपल सी बात, आ गई समझ में। हम लोग डायग्राम से भी समझेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, बीसीसीएलई का ये जो कोर्स आपका चल रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, जैसा मैं बता रहा हूं, और बिल्कुल हम लोग इसे स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीट करेंगे। कहीं भी आपको बीच में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। टेलीग्राम ग्रुप मैंने इसीलिए पहले से ही आप लोगों का बनाया हुआ है, अगर आपको पता ना हो मैं आपको बता दे रहा हूँ। कहाँ पे, यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं @BCECELE ग्रुप, ये स्टूडेंट लिंक है और इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा है अभी 150-200 स्टूडेंट है वहां पे, तो आप भी वहां पे ज्वाइन होइए और आपस में क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो अच्छा होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं फिलहाल फिक्स्ड वेक्टर की। तो फिक्स्ड वेक्टर का मैं यहाँ पे 2 पॉइंट लिख दे रहा हूं। देखिए, इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है, फिक्स्ड होता है। डायग्राम में बनाकर अभी आपको समझाऊंगा। इसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है वो फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब अगर हम इसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को चेंज कर देंगे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता है ना आपको, अगर वेक्टर में कहीं भी कंफ्यूजन है उसके इंट्रोडक्शन में, बेसिक में, तो आप पिछला 2 वीडियो स्टूडेंट देख लीजिए, वहां पे मैंने बताया हुआ है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब, जैसे वेक्टर हम अगर यहाँ पे लगा रहे हैं तो ये मेरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया, मतलब जहां पे वेक्टर लग रहा है ना वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फिक्स्ड होता है। अगर हम इसको चेंज करेंगे तो हमारा कंडीशन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो दे कैन नॉट बी मूव्ड, दे, बुक के बारे में कई लोग पूछ रहे थे, मैंने बता दिया, मैं स्टूडेंट आर.एस. खुरमी को फॉलो कर रहा हूं, इसी से मैं आपको पढ़ा रहा हूं और ये एक अच्छी बुक है। आर.एस. खुरमी की कई सारी बुक्स अवेलेबल है। हम लोग बेसिक वाला, इसका नाम है ए टेक्स्ट बुक ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इसको मैं फॉलो कर रहा हूं। आप अगर और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, और अच्छा मतलब कि डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, अच्छा तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, ज्यादा चीजों को थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, तो आप स्टूडेंट बुक परचेज कर सकते हैं आर.एस. खुरमी की। ठीक है,
और भी कई सारे ऑथर के अवेलेबल है, आपके पास अगर वो है तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। सो दे कैनोट बी मूव्ड, दे कैनोट बी मूव्ड without affecting the condition of the problem, without affecting the condition of the problem। ठीक है, ओके। चलिए, तो एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, मतलब डायग्राम से हम लोग समझते हैं, डायग्राम से अधिक समझ में आता है। जैसे मान लिया जाए कि एक हम यहाँ पे बीम ले लेते हैं, ठीक है। एक मान लिया जाए ये मेरा बीम है और इसको मैं ज्वाइंट दे देता हूँ सिंपल, या एक काम करते हैं इसको हिंज ज्वाइंट दे देते हैं, मीन्स यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल, ठीक है। हमने यहाँ पे हिंज ज्वाइंट दे रखा है, मतलब ये रोटेट कर सकता है, रोटेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो मान लिया जाए हम यहाँ पे एक वेक्टर लगा रहे हैं P, वेक्टर इसको आप फोर्स भी बोल सकते हैं ना, तो मैं अभी फिलहाल वेक्टर का टर्म इसको दूंगा। तो ये मान लिया जाए P एक फोर्स लग रहा है, वेक्टर है, और इसकी जो लेंथ है, ये जो यहां से यहां तक लेंथ है, ये है मान लिया जाए L, ठीक है। अब मान लिया जाए एक दूसरा कंडीशन हम ले लेते हैं, इसको मैं कर लूंगा कंट्रोल C। देखिए ध्यान से आपको समझना है, इतने अच्छे से एग्जाम्पल से स्टूडेंट मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, मान लिया जाए उठा के यहां पे लगा देते हैं, ठीक है। और अब ये आपका चेंज हो जाएगा, ये आपका, इसको मान लिया जाए L2, इसको हम यहां से यहां तक को मान लेते हैं क्या भाई, तो L2। अब देखिए ध्यान से समझिए, हमारे पास दो कंडीशन, फिक्स्ड वेक्टर को मैं समझा रहा हूं। हमने यहाँ पे क्या किया, एक सिंपल सा हमने यहाँ पे हिंज ले लिया है ताकि यहाँ पे रोटेशन अलाउ है, पॉसिबल है। एक यहाँ पे फोर्स लग रहा है P, और यहां से यानी कि जो हमारा जहां पे हिंज ज्वाइंट है वहां से लेकर के जहां पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उसकी दूरी L है, और यहां पे हमने L2 ले लिया है, L1 इसको ले लेते हैं, इसको L1 ले लेते हैं। नाउ अब अगर मैं बोलूं मान लिया जाए यहां साइड में हम लिख दे रहे हैं, अगर मैं बोलूं कि जो L1 है वो ग्रेटर देन L2 है, जैसा कि आपको देखने से भी पता लग रहा है कि L1 ग्रेटर देन L2 है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि यहां पे मोमेंट क्या होगा। हमें पता है कि मोमेंट क्या होता है भाई, तो फोर्स इनटू लेंथ, पता है ना आपको। अगर हम मोमेंट निकालते हैं तो मोमेंट क्या होता है, फोर्स, जो फोर्स एक्ट कर रहा है, और जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो भी लेंथ है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम यहां पे मोमेंट निकाले तो m1 हमारा क्या आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा P इंटू L1। अगर हम इस केस में मोमेंट निकाले तो क्या होगा, इस केस में क्या आ जाएगा, m2 इक्वस, यानी कि मोमेंट 2 इक्वस P इंटू L2। अब यहां से देखिए मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं स्टूडेंट, मैंने बोला फिक्स्ड वेक्टर क्या होता है, जिसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फिक्स्ड होता है। तो जो मोमेंट है स्टूडेंट वो हम बोल सकते हैं कि फिक्स्ड वेक्टर। कैसे सर, देखिए यहां पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं P, कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, P मैग्नीट्यूड का, ये एक वेक्टर है, ऑब्वियसली एक वेक्टर है। तो इसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को अगर आप चेंज कर देते हैं तो मोमेंट आपका चेंज हो जाएगा, सीधी सी बात। मोमेंट एक फिक्स्ड वेक्टर है, मतलब अगर आप पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को चेंज कर दीजिएगा तो मोमेंट आपका चेंज हो जाएगा। कैसे, एग्जांपल देखिए, हमने एक केस लिया जिसमें हमने एक सिंपल सा बीम पे क्या किया, हिंज ज्वाइंट से मैंने इसको ज्वाइंट किया हुआ है, तो इस बीम पे मैंने क्या किया, एक P मैग्नीट्यूड के फोर्स को डाला लेंथ L1 पे। अब यहां पे जब मैं मोमेंट कैलकुलेट करूंगा तो क्या आएगा, P इंटू L1। दूसरे केस में मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि आप इसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम चेंज कर दें तो हमने यहां पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को चेंज कर दिया। देखिए अगर आप गौर फरमाएं तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहां पे ये है, ये जो आपको दिख रहा है ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है।
हमने यहाँ पे क्या किया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को अब यहाँ पे कर दिया। तो पहले था हमारा यहाँ पे कुछ, अब हमने इसको चेंज कर दिया, यानी कि और पहले कर दिया। तो यहां पे जो मोमेंट आएगा वो आएगा P इंटू L2। देखिए फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, वेक्टर सेम है, वेक्टर हमने नहीं बदला है, ये भी P वेक्टर है, ये भी P वेक्टर है, दोनों वेक्टर सेम है। हमने क्या किया, केवल इसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये जो आपको दिख रहा है ना आसमानी कलर से मैंने डॉट किया है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को चेंज कर दिया। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को चेंज करने से मोमेंट में चेंज हो गया, यानी जो हमारा प्रॉब्लम का कंडीशन था वो पूरा बदल गया, बदल गया ना भाई। तो ऐसे वेक्टर को फिक्स्ड वेक्टर कहा जाएगा। तो मोमेंट हमारा फिक्स्ड वेक्टर है। आप यहां पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा m1 आया है यानी P इंटू L1, ये जो हमारा m1 आया है, m1 इज ग्रेटर देन m2, m1 इज ग्रेटर देन m2, यानी कि हमारा जो कंडीशन था वो चेंज हो गया। यहां पे इस केस में मोमेंट कुछ और है और इस केस में मोमेंट कुछ और। तो वैसा वेक्टर, इस P के बारे में मैं बोल रहा हूं, वैसा वेक्टर जिसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को चेंज नहीं किया जा सके, अगर हम करते हैं तो प्रॉब्लम के कंडीशन पे वो इफेक्ट करे, वैसे वेक्टर को फिक्स्ड वेक्टर कहेंगे, जैसे मोमेंट। कहीं कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं, नोट्स आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अब फिक्स्ड वेक्टर के बाद हम पढ़ेंगे स्लाइड वेक्टर या स्लाइडिंग वेक्टर बोल सकते हैं। जस्ट इसका उल्टा होता है, एकदम अपोजिट। देखिए दूसरा टॉपिक देखते हैं, स्लाइडिंग वेक्टर। टॉपिक दे दीजिए, स्लाइडिंग वेक्टर। देखिए कई सारे स्टूडेंट्स जो वीडियो देख रहे हैं वो हमारे चैनल पे नए होंगे तो उनको मालूम नहीं होगा, और कई सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको कि नहीं पता है कि भाई प्लेलिस्ट कहाँ है और कहाँ पे सर मिलेगा आपका ये कोर्स फ्री वाला। तो भाई यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप अगर हमारे चैनल एडुलॉजी पे जाते हैं, ये देखिए ये हमारा यूट्यूब चैनल है स्टूडेंट, आपको सिंपल सर्च कर लेना है एडुलॉजी या बीसीसीएलई बाय शुभम सर, एडुलॉजी बीसीसीएलई, जो भी आप सर्च करेंगे तो स्टूडेंट आपको कुछ ना कुछ रिलेटेड मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल के होम पेज पे आते हैं स्टूडेंट, तो आपको सिर्फ नीचे स्क्रॉल करना है। सबसे पहला सेक्शन मैंने टारगेट बीसीसीएलई 2023 स्पेशल बैच का बना रखा है। अभी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो कोर्स है वो चल रहा है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये कोर्स आपको दिख जाएगा। टोटल 6 लेक्चर 2.2 तक अपलोडेड है यहाँ पे, और लेक्चर 2.3 अभी आप देख रहे हैं। ठीक है, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये लेक्चर 2.3 है। तो इस प्लेलिस्ट में हम लोग मैकेनिक्स को थ्योरेटिकली कंप्लीट करेंगे। प्रैक्टिकल मतलब कहने का अर्थ जो न्यूमेरिकल होगा, आरएस कुर्मी का एक अलग सेपरेट प्लेलिस्ट में बना दूंगा और पीवाईक्यूज का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनेगा। आपको अगर सारा चीज डिटेल में चाहिए, मतलब कुछ टूटना ना हो, तो आप टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है मैंने वो आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। बात करते हैं हम लोग अब स्लाइडिंग वेक्टर की। भैया ये स्लाइडिंग वेक्टर क्या होता है? तो स्लाइडिंग वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को हम चेंज कर सकते हैं। अभी हमने फिक्स्ड वेक्टर में क्या पढ़ा कि ऐसा वेक्टर जिसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। स्लाइडिंग वेक्टर वैसा वेक्टर जिसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर हम स्लाइडिंग वेक्टर के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को चेंज करते हैं, उस समय जो हमारा प्रॉब्लम का कंडीशन है वो इफेक्ट नहीं करेगा। अब ऐसा नहीं है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन लग रहा था यहां, उठा के लगा दिया वहां, तब तो चेंज हो ही जाएगा। इसका कुछ नियम कानून कायदा है। मतलब ये है, स्लाइडिंग वेक्टर ये कहता है कि सेम लाइन ऑफ एक्शन पे हम वेक्टर को उठा के कहीं पटक दें, वहां स्टूडेंट प्रॉब्लम का कंडीशन इफेक्ट नहीं करेगा। आई बात समझ में? चलो, तो स्लाइडिंग वेक्टर में हम लोग 2 पॉइंट लिखते हैं, उसके बाद डायग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट स्लाइडिंग वेक्टर का कि इट कैन बी मूव्ड along their line of action, along their line of action। स्लाइडिंग वेक्टर को हम उसके लाइन ऑफ एक्शन पे उठा के, मैंने बोला ना, कहीं भी पटक दीजिए आप। उस लाइन ऑफ एक्शन पे आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी लगा दीजिए, वो स्टूडेंट प्रॉब्लम के कंडीशन को इफेक्ट नहीं करेगा।
अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आता है, उसको मैं समझाऊंगा आपको रियल लाइफ एग्जांपल से भी, तब आपको समझ में आएगा स्लाइडिंग वेक्टर। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है जैसे जैसे आप डीप में जाइएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले एक पॉइंट और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि यहाँ पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या रहेगा स्टूडेंट, सेम रहेगा। जो वेक्टर का डायरेक्शन है और जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ये सेम रहेगा। मतलब हम जिस डायरेक्शन में वेक्टर को लगा रहे थे और जितने मैग्नीट्यूड से लगा रहे थे उसी डायरेक्शन में उतने ही मैग्नीट्यूड से उसके लाइन ऑफ एक्शन पे हम कहीं भी लगा सकते हैं। देखिए जैसे मान लिया जाए हमारे पास ये एक बॉडी है, बहुत बेकार बॉडी बना है, थोड़ा ठीक ढंग से बनाया जाए बॉडी, है ना। तो मान लिया जाए ये हमारे पास एक बॉडी है, हाँ इस बार ठीक बना है, और ये हमने इस पे लगाया इस प्रकार से, ये हमने इस प्रकार से लगाया क्या भाई, तो हमने लगाया मान लिया जाए एक फोर्स F, एक फोर्स हमने लगा दिया F। अब इस फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आप बता सकते हैं, बिल्कुल ये है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। मान लिया जाए इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को हम बोल देते हैं F, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को हम बोल देते हैं A। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट F फोर्स लगाया है और F फोर्स हमने लगाया इस बॉडी पे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ है, A पे लगाया है। अब जब हम इस बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो इस बॉडी में एक्सेलरेशन हो सकता है, डीएसेलरेशन हो सकता है अगर मोशन में हो पहले से तो, है ना, रिटार्डेशन, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से। मतलब बॉडी के मोशन में कुछ इफेक्ट होगा, हाँ होगा। अब ये एक स्लाइडिंग वेक्टर है, मतलब इसके लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग। अब सर लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, तो लाइन ऑफ एक्शन आपको पता है कि एकदम फोर्स के उसी डायरेक्शन में, ये जिस डायरेक्शन में है, जैसे अगर हम इसका लाइन ऑफ एक्शन बोले तो इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, एक काम करते हैं इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको यहां से कर लेते हैं कॉपी और इसको मैं इधर कर लेता हूं पेस्ट साइड में, हाँ ये सही है। अब तो अगर हम इसका लाइन ऑफ एक्शन देखें, 1 मिनट, लाइन ऑफ एक्शन, तो लाइन ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा कुछ लाइन ऑफ एक्शन, कुछ कुछ यही रहेगा ना, लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल यही रहने वाला है, ठीक है, हाँ ये रहने वाला है इसका लाइन ऑफ एक्शन। इसको अब सही है, चलिए थोड़ा सा मैंने इसको डिजाइन कर दिया है, बाकी आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाया, जस्ट मैंने एक सिंपल सा बॉडी लिया है, इस बॉडी पे हमने लगाया एक फोर्स को एट पॉइंट ए, मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है ए। मान लिया जाए हमारे पास कोई बॉडी है, फिलहाल यहाँ पे कोई बॉडी नहीं है मेरे पास, तो चलिए कोई भी बॉडी है हमारे पास, उस बॉडी पे हमने एक फोर्स लगाया एफ। जब हमने इस फोर्स को लगाया एफ, तब उस बॉडी के मोशन में कुछ परिवर्तन होगा। हम स्टूडेंट इस सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स को उठा करके, मतलब इस वेक्टर को, फोर्स चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं नहीं यहां पे कंफ्यूजन आपको होना ही नहीं चाहिए कि क्या सर ये बोल रहे हैं, ये आपको पता है। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको पता है, तो इस वेक्टर को उठा करके हम इसके लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग हम कहीं भी लगा सकते हैं। कंडीशन क्या, शर्त क्या, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं फोर्स लग रहा था उधर आपने लगा दिया इधर, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में, यानी जिस डायरेक्शन में वेक्टर लग रहा है उसी डायरेक्शन में। दूसरा, मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए। 10 न्यूटन का लग रहा था तो हम 10 ही न्यूटन का लगाएंगे, 11 न्यूटन का आप नहीं लगाइएगा, नहीं तो फिर कंडीशन चेंज हो जाएगा। यहां पे हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हम फोर्स को ए पॉइंट पे लगा रहे हैं ना, हम इसको इस लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं लगा सकते हैं। मतलब हम अगर इस बी पॉइंट पे, ये देखिए ये क्या है भाई, इस पॉइंट को मैं बी बोल दे रहा हूं, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं बी। तो इस बी पॉइंट पे स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, इस सेम मैग्नीट्यूड, यानी अगर मैग्नीट्यूड हम एफ मान करके चले तो हम स्टूडेंट यहां पे कुछ इस प्रकार से, यहां पे कुछ इस प्रकार से सेम मैग्नीट्यूड
के फोर्स को लगा सकते हैं। और बॉडी पे जो इफेक्ट होगा, अगर इसको मैं हटा दूं यहां से, इसको हम हटा देते हैं, तो स्टूडेंट बिल्कुल सेम इफेक्ट होगा। अगर इस फोर्स के लगने से ये बॉडी मान लिया जाए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करने लगा, तो इस फोर्स के लगने से भी ये बॉडी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से ही एक्सेलरेट करेगा। कहने का ये अर्थ है, वो आप हटा दीजिए साइड। सीधी सी बात है कि यहाँ पे कंडीशन में कोई चेंज नहीं होगा। अब ये तो हो गया बात की बात, ये तो हो गया आपका थ्योरी। लेकिन अगर प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसको देखें तो आप बोलिएगा कि सर यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा तो कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या? मान लिया जाए सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक कोई भी, जैसे एक पेटी ले लीजिए। पेटी मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, बक्सा, बॉक्स, अरे अब समझ गए आप लोग। तो उसमें मान लिया जाए, आप बोलिएगा कि सर अगर हम उसको आगे से मारे एक मुक्का और उतना ही जोर से हम उसको पीछे से खींचें, कहने का अर्थ ये कि हम पुश करें और सेम लाइन ऑफ एक्शन में अगर हम पुल भी करें, तो क्या दोनों का इफेक्ट सेम होगा? ऑब्वियसली नोट, ऐसा नहीं होगा। अगर आप कोई एक बॉक्स को लेते हैं, अगर आप कोई एक बॉडी को लेते हैं, अगर आप मान लिया जाए 10 न्यूटन का फोर्स आगे से लगाते हैं, आपने लगाया, बॉडी पे कुछ इफेक्ट हुआ होगा। अगर आप सेम 10 न्यूटन का फोर्स आगे से लगाते हैं, उसको पुल करते हैं, तब बॉडी पे कोई इफेक्ट होगा। वहां पे जो बॉडी पे इफेक्ट हो रहा है वो दोनों अलग अलग होगा। ये तो सर अप्लाई नहीं हुआ स्लाइडिंग वेक्टर। तो बुड़बक याद कीजिए, हम लोग मैकेनिक्स के स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं क्या? आइडियलाइजेशन ऑफ मैकेनिक्स। जितना भी बॉडी को हम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, उन सभी बॉडी को हम रिजिड बॉडी मान के चलेंगे। हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि इस बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कोई गैप नहीं है। मतलब इस बॉडी पे आप हाथी चढ़ा दीजिए, इस बॉडी पे आप पहाड़ रख दीजिए, ये बॉडी में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा। सीधी सी बात है। और ये बात समझ रहे हैं? रिजिड बॉडी का मतलब क्या हुआ कि आप बॉडी को पटक दीजिए, उस पर कितना भी फोर्स लगाइए, बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन बॉडी का मोशन चेंज होगा। और हम मैकेनिक्स में मोशन के बारे में पढ़ते हैं, लगने वाले फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, ना कि बॉडी में होने वाले डिफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो स्लाइडिंग वेक्टर का अर्थ यह हुआ कि हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो हम एक रिजिड बॉडी पे लगा रहे हैं। तो बॉडी तो ठहरा हमारा रिजिड, बॉडी में कोई डिफॉर्मेशन होगा नहीं। तो अगर हमारा एक रिजिड बॉडी है और हम उस पे कोई फोर्स लगा रहे हैं, तो सेम लाइन ऑफ एक्शन में हम उसी डायरेक्शन में उतने ही मैग्नीट्यूड का हम कहीं भी अगर फोर्स लगाएंगे तो इफेक्ट सेम होगा। कंडीशन बिल्कुल हमारा ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, बात आई समझ में? बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन अगर मान लिया जाए कभी आपको ऐसा होता है तो टेलीग्राम ग्रुप में स्टूडेंट्स डाउट पूछते हैं, आप वहां पे पिक्चर सेंड कर सकते हैं, वीडियो सेंड कर सकते हैं, ऑडियो, जैसे भी आपको अपना डाउट पूछना हो, टेक्स्ट से के माध्यम से पूछना हो, वो मैसेज मैं भी देखता हूं। आपके साथ 200-300 जितने स्टूडेंट है वो सारे लोग देखते हैं। तो आपका जवाब तो पहले वो कोई स्टूडेंट ही दे देगा। अगर मान लिया जाए किसी ने नहीं दिया तो फिर मैं तो हूं ही, मैं आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है। और अगर बहुत अच्छा प्रॉब्लम रहा आपका तो उसको हम लोग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे ताकि और भी स्टूडेंट्स उसका लाभ उठाएं। ठीक है, चलिए। तो स्लाइडिंग वेक्टर समझ गए आप लोग। स्लाइडिंग वेक्टर के बाद स्टूडेंट तीसरा होगा ना? हाँ, तीसरा हमें समझना है फ्री वेक्टर को। ठीक है, तो टॉपिक दे देते हैं हम लोग फ्री वेक्टर। ये स्लाइड, हाँ, तीसरा टॉपिक। देखिए, इस प्रकार से लिख के पढ़ाने का फायदा ये है ना कि एक तो वीडियो की क्वालिटी अच्छी होती है, आपको रिजोल्यूशन झकास मिलता है, देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, आपको भी, मुझे पढ़ाने में भी अच्छा लगता है, साथ में आपको नोट्स मिल रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, नोट्स आप नहीं बनाइए। अगर समय है आपके पास, ऑब्वियसली आप बना सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ नहीं बनाइए। अगर आपके पास समय नहीं है, मान लिया जाए जैसे कई लोग पास आउट हैं, तो ऑब्वियसली वो नोट्स बना सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट अभी जस्ट 5th सेम पास किए हैं, हमको लग रहा है कि 3 से 4 महीने में, 3 महीना बहुत है, आपका 6th सेम का एग्जाम हो जाने वाला है। ठीक है, सेशन एकदम टाइम पे कराना है एसबीटी को, तो 6th सेम का प्रेशर है। और 6th सेम का पूरा मार्क्स, आपका जो फाइनल मार्कशीट बनेगा उसमें पूरा का पूरा 6th सेम का मार्क्स जुड़ता है, आपको पता होना चाहिए। और 1 to 5th सेम का 40% मार्क्स जुड़ता है। तो 6th सेम में पूरा भरपूर नंबर लाने का कोशिश करना है ताकि परसेंटेज अच्छा बने, सीजीपीए अच्छा बने, है ना। तो 6th सेम का भी प्रेशर है, तो नोट्स वगैरह बनाने की झंझट नहीं है, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे।
बात करते हैं फ्री वेक्टर की। फ्री वेक्टर क्या है? तो नाम से पता चल रहा है फ्री, मतलब बिल्कुल फ्री है ये। तो यहां पे क्या होता है कि इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है ना, ये स्टूडेंट फ्री होता है। कहने का अर्थ कि जो इसका स्टूडेंट लाइन ऑफ एक्शन है ये मूव करते रहता है, हम इसको कहीं भी मूव करवा सकते हैं। मैग्नीट्यूड सेम रहता है वेक्टर का, वेक्टर का डायरेक्शन सेम रहता है, लेकिन जो लाइन ऑफ एक्शन है ना, जैसे अभी अगर हम वेक्टर की बात करें, जैसे अगर हम इस वेक्टर को उठाएं तो इसका लाइन ऑफ एक्शन सेम है। आप इसको उठा के अगर कहीं और लगा दीजिएगा तो वो फिर कंडीशन ब्रेक कर देगा, वो प्रॉब्लम दूसरा हो जाएगा फिर, है ना। लेकिन अगर हम फ्री वेक्टर की बात करें तो फ्री वेक्टर में क्या होता है कि लाइन ऑफ एक्शन इसका मूव करते रहता है, लाइन ऑफ एक्शन इसका चेंज हो सकता है। आ रही है बात समझ? चलिए तो पॉइंट लिखते हैं, उसके बाद डायग्राम से हम लोग समझेंगे। सो मैग्नीट्यूड यहां पे सेम क्या क्या रहेगा? तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन सेम रहेगा, सेंस सेम रहेगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये दोनों स्टूडेंट सेम रहेगा वेक्टर का, लेकिन जो लाइन ऑफ एक्शन होता है ना वो मूव करेगा, ठीक है, वो बिल्कुल फ्री रहेगा। तो नोट यूनिक लाइन ऑफ एक्शन हम लोग लिख सकते हैं कि नोट यूनिक लाइन ऑफ एक्शन। जो लाइन ऑफ एक्शन है हमारा वो यूनिक नहीं होगा। कैसे? तो एक एग्जांपल से समझते हैं भाई। एक सिंपल हम यहां पे मान लिया जाए सिंपली सपोर्टेड बीम ले लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम कैसा होता है पता होगा आप सभी को? ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और ये हो गया। मान लिया जाए हमने ये एक सिंपल सा सिंपली सपोर्टेड बीम ले लिया है। अगर आपको सिंपली सपोर्टेड बीम वगैरह ये सभी के बारे में जानकारी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एक वीडियो में बना दूंगा बीम के बारे में। या एक काम करेंगे हम लोग, हालांकि आप लोग स्टूडेंट स्टार्टिंग जब आप किए होंगे यानी कि फर्स्ट ईयर ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग में, तो एक सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऐसे करके एक सब्जेक्ट होता है। और सभी ब्रांच के स्टूडेंट को, इवन चाहे आप सीएस के हो, आईटी के हो, इसी के हो, आपको ये पढ़ना होता है। तो वहां पे बेसिक्स आपने पढ़ा होगा। लेकिन स्टूडेंट कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि भूल चुके हैं, आप भी भूल चुके होंगे। तो एक काम हम लोग करेंगे, एक वीडियो बना देंगे 1 से 1.5 से 2 घंटे का। उसमें क्या करेंगे, पूरा का पूरा बेसिक्स जो हमें फर्स्ट सेम में पढ़ना होता है या सेकंड सेम में पढ़ना होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उसको कवर कर दिया जाएगा उस बढ़िया। चलिए तो ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। अगर मान लिया जाए हम यहां पे मोमेंट को देखें, ठीक है, अगर हम यहां पे मान लिया जाए कुछ इस प्रकार से हमारा मोमेंट, ठीक है, तो अगर हम मोमेंट को यहां पे कंसीडर करें, या इसको मैं आगे लिखता हूं कंट्रोल वी, यहां तक आई होप आपको दिखना चाहिए। मैं एक बार देख लेता हूं, हाँ ये दिख रहा है आप लोगों को। या मान लिया जाए हम इस मोमेंट को उठा करके कहीं और कंसीडर करें। अगर मान लिया जाए हम इस मोमेंट को हम लोग यहां पे कंसीडर करें, ठीक है। तो अगर हम इस मोमेंट को, ये मोमेंट आप देख सकते हैं थोड़ा पहले, ये मोमेंट थोड़ा बाद में है, तो यहां पे क्या इसमें कोई परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा। लेकिन आप यहां पे देख सकते हैं कि ये जो लाइन ऑफ एक्शन है हमने इसको चेंज कर दिया। यहां पे लाइन ऑफ एक्शन कुछ और था, यहां पे लाइन ऑफ एक्शन कुछ और है, लेकिन इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसी को फ्री वेक्टर बोलते हैं। सिंपल सा, फ्री वेक्टर मतलब क्या? जिसका कि मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। अगर यहां पे मैग्नीट्यूड m था, यहां पे भी मैग्नीट्यूड m है। डायरेक्शन सेम रहेगा, डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज था, डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज था, एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन लाइन ऑफ एक्शन यूनिक नहीं रहेगा, मतलब लाइन ऑफ एक्शन देखिए मूव करेगा, है ना। आप लाइन ऑफ एक्शन को चेंज कर सकते हैं। ऐसे वेक्टर को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट फ्री वेक्टर। आगे बात समझ में? चलो तो एक पॉइंट लिख देते हैं कि इट कैन बी मूव्ड। नोट यूनिक लाइन ऑफ एक्शन, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं कॉमा करके, इट कैन बी मूव्ड।
ठीक है, तो ये था स्टूडेंट सिंपल सा आपका फ्री वेक्टर। नाउ अब हम लोग को पढ़ना है यूनिट वेक्टर के बारे में। नेक्स्ट 4 हो जाएगा ना, हाँ 4। अब हमें पढ़ना है क्या भाई, तो यूनिट वेक्टर के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है यूनिट, यूनिट का मतलब क्या होता है, एक होता है। तो यूनिट वेक्टर क्या है भाई, सिंपल जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, मतलब कोई भी नहीं, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यूनिट हो, यूनिट वेक्टर है। इसका हम लोग यूज करते हैं डायरेक्शन पर्पस के लिए। आपने स्टूडेंट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ऐसे करके पढ़ा होगा सब्जेक्ट्स अपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग में, वहां पे वेक्टर एक आपका टॉपिक आपने पढ़ा होगा। तो आपको याद होगा आप आई कैप, जे कैप, के कैप ये सभी यूज करते थे ना। क्यों यूज करते थे, ताकि हम एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन इसको हम रिप्रेजेंट करवा सकते, है ना। तो हम डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। तो वो जो आई कैप, जे कैप एंड के कैप था वो क्या था भाई, तो वो यूनिट वेक्टर था, है ना। चलिए, तो एक पॉइंट यहां पे लिख लीजिए कि यूनिट वेक्टर का मतलब क्या, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो भाई, जिसका मैग्नीट्यूड 1। इसका हम लोग यूज करते हैं किस लिए, तो डायरेक्शन पर्पस के लिए। इट इज यूज्ड फॉर, इट इज यूज्ड फॉर डायरेक्शन पर्पस, ठीक है। नाउ किसी भी वेक्टर को, जैसे मान लिया जाए कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर, तो किसी भी वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर से, हम किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, तो ये आपका एक वेक्टर है। अब वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने आपको बताया हुआ है कुछ इस प्रकार से। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। वेक्टर में क्या होता है ये बताइए, सीधी सी बात है। ये है आपका वेक्टर, ये क्या है भाई, तो ये है सर वेक्टर। ये क्या है, तो ये है आपका मैग्नीट्यूड। क्या वेक्टर में केवल मैग्नीट्यूड होता है, नहीं सर, हमने पढ़ा वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी वेक्टर को हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, एन कैप। तो ये जो एन कैप है स्टूडेंट, ये क्या है, ये है आपका डायरेक्शन, डायरेक्शन इन कैप, ठीक है। तो हम इस यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यहां से अगर आप यूनिट वेक्टर को इवन आगे लिखना चाहें, तो ये जो मैग्नीट्यूड है ये नीचे डिवीजन में आ जाएगा, है ना, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहां से हो जाएगा आपका एन कैप इक्वल्स वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, है ना। ये आप लिख सकते हैं यहां से यूनिट वेक्टर, ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करें, तो एकदम सिंपल है। मान लिया जाए कोई आपका वेक्टर है, जैसे ये है, मान लिया जाए आपका वेक्टर ए, ठीक है, ए वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर क्या बताता है सर, डायरेक्शन बताता है। तो डायरेक्शन कहां होगा भाई, इसी लाइन में होगा ना। तो अगर आपको दर्शाना है तो कुछ इस प्रकार से, सेम लाइन में नहीं हुआ ये, तो आप कुछ इस प्रकार से, ये भी सेम लाइन में नहीं हुआ, तो एक काम करते हैं, इसको उठा करके डाल दिया जाए यहां पे। हाँ, तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं एन कैप को। ये क्या हो गया आपका, एन कैप हो गया, ठीक है, एन कैप हो गया। सिंपल सी बात है कि जो भी आपका वेक्टर है उस डायरेक्शन में एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। ये क्या बता रहा है, तो डायरेक्शन बता रहा है। तो जिस डायरेक्शन में वेक्टर है वो डायरेक्शन, डायरेक्शन ही क्या है, डायरेक्शन आपका यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर ये कोई वेक्टर, इसका डायरेक्शन कौन बताएगा, तो ये एन कैप बताएगा। आई बात समझ में, चलिए। अगर हम एक्सिस की बात करें, जैसे मैंने आपको अभी बताया आई कैप, जे कैप और के कैप के बारे में, तो अगर मैं यहां पे एक्सिस बनाऊं कुछ इस प्रकार से, एक्स वाई और जेड, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक्सिस बनाते हैं
ये सही नहीं है, इसको हटाया जाए। x और y, तो ये बन गया हमारा x और y। ठीक है, z हमें बनाना है तो z भी बना लेते हैं, ये हो गया हमारा z। ठीक है, तो ये है x, ये है y और ये है z। ठीक है, तो एक्सिस में स्टूडेंट अगर हमें डायरेक्शन को दिखाना हो तो हम किस प्रकार से दिखाते हैं? हम एक्स डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं किसका? तो आई कैप का यूज करते हैं। तो हम एक्स डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं आई कैप का, वाई डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं हम लोग जे कैप का, और जेड डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं के कैप का। ये आप सभी को पता है ना? तो ये आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो डायरेक्शन को। आई कैप का मतलब एक्स के डायरेक्शन में, जे कैप का मतलब वाई के डायरेक्शन में, के कैप का मतलब जेड डायरेक्शन। आगे ही बात समझ? बढ़िया। नाउ तो आई होप आप लोग यूनिट वेक्टर समझ गए होंगे। अब हमें समझना है नल वेक्टर के बारे में। नल वेक्टर नाम से ही पता चल रहा है, नल मतलब कुछ नहीं, मतलब एक तरह से जीरो हो गया तो बस वही। ये फोर्थ होगा या फिफ्थ होगा? फोर्थ था आपका यूनिट वेक्टर, तो फिफ्थ हो जाएगा आपका नल वेक्टर। नल वेक्टर तो सिंपल वैसा वेक्टर जो कि जीरो वेक्टर को हम नल वेक्टर कहेंगे, बात खत्म। समझने का क्या बात है? नल मतलब जीरो, तो वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो उसको हम नल वेक्टर कहेंगे। ठीक है, तो नल वेक्टर का सिंपल सा मतलब है वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। मैग्नीट्यूड क्या हो भाई? तो जीरो। जैसे हम जीरो वेक्टर बोल सकते हैं, जीरो वेक्टर आपको कहीं कहीं ऐसा लिखा हुआ दिखेगा जीरो वेक्टर, तो ये क्या है भाई? ये एक नल वेक्टर। आगे बात समझ पड़। नाउ नल वेक्टर के बाद स्टूडेंट अब हमें लास्ट में समझना है निगेटिव वेक्टर को। और निगेटिव वेक्टर का यूज हम लोग फोर्स में या इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स में बहुत ज्यादा करने वाले हैं। जब हम इक्विलिब्रियम को सॉल्व करेंगे, जब हम फोर्सेस को क्या करेंगे स्टूडेंट? रिजॉल्व करेंगे। जैसे मान लिया जाए कोई फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को हम दो कंपोनेंट में जब रिजॉल्व करेंगे, वहां पे स्टूडेंट निगेटिव वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम किसी एक एक्सिस को पॉजिटिव मान के चलेंगे। जनरली हम लोग पॉजिटिव एक्स को पॉजिटिव मान के चलते हैं और उसके बेसिस पे रिजॉल्व करते हैं फोर्सेस को, तो वहां पे निगेटिव वेक्टर का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ध्यान से आप लोग समझिएगा। सिक्स्थ है आपका निगेटिव वेक्टर। बहुत आसान है, कुछ नहीं है ये। निगेटिव वेक्टर, निगेटिव वेक्टर, निगेटिव वेक्टर क्या कहता है स्टूडेंट? कि अगर मान लिया जाए एक वेक्टर ए है तो उसका निगेटिव वेक्टर क्या होगा? तो सेम मैग्नीट्यूड अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो हम बोलेंगे वह निगेटिव। फिर से समझिएगा, अगर कोई एक वेक्टर है ए और उसका मैग्नीट्यूड ए है, तो उसी ए मैग्नीट्यूड का अगर कोई वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम बोलेंगे कि वह उस वेक्टर का निगेटिव वेक्टर है। ठीक है, तो एक पॉइंट यहां पे लिखे निगेटिव वेक्टर में कि सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड विथ अपोजिट डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड विथ अपोजिट डायरेक्शन। जैसे मान लिया जाए कोई एक फोर्स है हमारा, फोर्स नहीं बोलते, वेक्टर बोल लेते हैं। वेक्टर एक क्वांटिटी है, बार बार मैं बोलते आ रहा हूं, आपको भूलना भी नहीं है। ये कोई एक वेक्टर है, ए वेक्टर। ठीक है, ये क्या है? ए वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड जो भी हो, अगर हम सेम मैग्नीट्यूड का, फिर बार बार मैं बोल रहा हूं, सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, देखिए सेम मैग्नीट्यूड विद अपोजिट डायरेक्शन, तो अगर मान लिया जाए 10 न्यूटन का फोर्स अगर ऐसे लग रहा है, हम 10 न्यूटन का फोर्स अगर ऐसे लगा दिए तो हम बोलेंगे इसका उल्टा है। ये आपको समझ में आता है? तो वही बात तो हम यहां भी बोल रहे हैं कि अगर सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर मान लिया जाए ऐसे लग रहा था, उतना ही मैग्नीट्यूड का वेक्टर हम क्या कर दिए भाई? तो उसके अपोजिट में कर दिए, तो हम बोलेंगे ये जो है ये निगेटिव हो गया। तो अगर मान लिया जाए हम इसको एक काम करते हैं, कॉपी क्या करें, दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर मान लिया जाए सेम मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड सेम है, आपको पता है मैग्नीट्यूड कैसे पता चलता है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे पता चलता है? बताइए, हम बता चुके हैं आपको।
भाई लेंथ बताता है ना, लेंथ बताता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये तो बता चुके हैं। जो थीटा होता है वो बताता है डायरेक्शन। कैलकुलेट कैसे करते हैं सर, पढ़ेंगे आगे। चलिए, तो अगर सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में, यहां पे देख सकते हैं डायरेक्शन ये था, अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ये है इसका एन कैप, और यहां पे इसका एन कैप देखिए ये है, तो डायरेक्शन चेंज हो गया। मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड कितना है भाई, तो मैग्नीट्यूड इसका यही, लेकिन यहां पे ये क्या हो गया, माइनस में हो गया। हम इसको निगेटिव ऑफ ए वेक्टर बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये सेम मैग्नीट्यूड का है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर मान लिया जाए आप बोलते हैं कि ये वेक्टर बी है, तो ये हो जाएगा माइनस बी वेक्टर। मतलब बात को समझ रहे हैं ना आप, कहने का अर्थ ये हुआ स्टूडेंट कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के लिए निगेटिव वेक्टर है। ठीक है, फिर से निगेटिव वेक्टर का मतलब क्या है कि सेम मैग्नीट्यूड हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो। जैसे अगर कोई वेक्टर एक ए है जो कि इस डायरेक्शन में लग रहा है, उसी मैग्नीट्यूड का एक दूसरा वेक्टर हम लिखते हैं ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम बोलेंगे ये वेक्टर इसका निगेटिव है, यानी कि ये माइनस ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा वीडियो, क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर। एक बार जल्दी से मैं रिवाइज करा देता हूं आप सभी को। हमने सबसे पहले पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर में फिक्स्ड वेक्टर के बारे में। सिंपल सी बात, फिक्स माने फिक्स, एक बार जहां पे लगा दिए वहां लग गया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज नहीं होगा। अगर हम करते हैं प्रॉब्लम के कंडीशन को अफेक्ट कर देगा। चलिए दूसरा हमने पढ़ा स्लाइडिंग वेक्टर। स्लाइडिंग वेक्टर क्या, नाम से पता चल रहा है स्लाइड कर सकता है, लेकिन कहां, कहीं स्लाइड नहीं करा देना है उठा करके, सेम लाइन ऑफ एक्शन पे, सेम डायरेक्शन में, सेम मैग्नीट्यूड का अगर हम स्टूडेंट वेक्टर लगाते हैं तो वहां पे कोई भी प्रॉब्लम में अफेक्ट नहीं करेगा, कंडीशन चेंज नहीं होगा। आप देख सकते हैं एक फोर्स हम यहां पे लगा रहे थे, सेम लाइन ऑफ एक्शन में हमने उठा करके लगा दिया, इसको कहीं भी आप लगा सकते हैं, तो स्टूडेंट ये प्रॉब्लम के कंडीशन को इफेक्ट नहीं करेगा। तो स्लाइडिंग वेक्टर समझ में आ गया, स्लाइड करवा सकते हैं। तीसरा हमने पढ़ा फ्री वेक्टर को। यहां पे मैग्नीट्यूड सेम है, यहां पे डायरेक्शन भी सेम है, लेकिन जो लाइन ऑफ एक्शन है ना वो मूव कर सकता है, वो मूव करेगा, तो हम उसे फ्री वेक्टर बोलेंगे। जैसे मोमेंट। यूनिट वेक्टर हमने देखा जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, इसका यूज करते हैं किस लिए भाई, तो इसका यूज किया जाता है डायरेक्शन पर्पस के लिए, जैसे एन कैप हो गया, अभी जस्ट हमने समझा। फिर हमने समझा नल वेक्टर, सिंपल सा बात, जीरो वेक्टर मतलब नल वेक्टर। फिर हमने समझा निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर मतलब क्या हुआ कि अगर कोई वेक्टर ए है तो उसका निगेटिव क्या होगा कि उतना ही मैग्नीट्यूड का अगर हम उसके उल्टा डायरेक्शन में वेक्टर लगा दें तो हम बोलेंगे वह निगेटिव वेक्टर। तो ये था आपका स्टूडेंट कुछ वेक्टर के टाइप्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट अपने अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इक्वल वेक्टर और इक्विवेलेंट वेक्टर के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि यहां पे कंफ्यूजन होता है। इक्वल अलग है और इक्विवेलेंट अलग है। वेक्टर के केस में इक्वल अलग केस है, इक्विवेलेंट अलग केस है। इक्विवेलेंट के लिए इक्वल जरूरी है, नहीं है, क्या है ये हम पढ़ेंगे। यहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो ये नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है बीसीसीएल 2023 का, तो स्टूडेंट आप कमेंट नीचे जरूर करें, क्योंकि कमेंट से स्टूडेंट क्या होता है, टीचर का मोटिवेशन बढ़ता है, और अगर मेरा मोटिवेशन हाई रहेगा तो आपको कंटेंट स्टूडेंट हाई मिलेगा। आ रही है बात समझ में। और आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, आपके जो भी मित्रगण हैं जो कि इस बार बीसीसीएल 2023 का एग्जाम देने वाले हैं, अगर आप पास आउट स्टूडेंट्स हैं तो जो आपके जूनियर्स हैं उनको अवश्य शेयर करें। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।